पिछले लेक्चर में साथियों हम लोग देख रहे थे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं पे चर्चा करने वाले थे हम। और यहाँ एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें हम दोनों में फर्क जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ आपको कुछ कहानीनुमा दिया गया है कि जब आप बीमार होते हैं, ये स्टेंजा है, पैरा है, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, ये प्रश्न किया गया है। क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। और निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपसे बताने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। आगे बात समझ में। एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। आइए हम देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को। सबसे पहले इसको देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, ये क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की क्या है? चेन है, श्रृंखला है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल क्या है? आपस में कनेक्ट है। ये केंद्र व अस्पताल क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। कौन? ये केंद्र व अस्पताल। और सभी बीमारी, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां, आगे बात समझ में। और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां, तो सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पे ध्यान रखिएगा, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ग्राम के स्तर पे क्या होता है? एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप बोलते हैं, जहां प्रायः एक नर्स है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। हालांकि ग्राम के स्तर पे बात किया जा रहा है, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए नॉर्मली प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से नीचा इनका दर्जा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। जिला स्तर पे देखा जाए तो जिला अस्पताल होता है। जिला अस्पताल पे क्या होता है? जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है, अर्थात मॉनिटरिंग करता है। आगे बात समझ में। जिला स्तर पे क्या होता है? जिला अस्पताल होता है, और ये क्या करता है? जिले के अंदर जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर के अस्पताल से लेकर के सभी की देखरेख निगरानी करता है। कौन? जिला अस्पताल। आगे बात समझ में। बड़े शहरों में कह रहा है कि बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। बड़े शहर मान लीजिए जहां नगर निगम है, वहां मेडिकल कॉलेज होते हैं, कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे एक वह था
जिसमें अमन को ले जाया गया था। पर ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से क्या कहा जाता है? सार्वजनिक कहा जाता है, पब्लिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया है? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र क्या किया है? स्थापित किए हैं। आपको पता है यदि कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की जो सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उस स्वास्थ्य की सुविधा ये राज्य का कर्तव्य भी होता है और नागरिकों का ये मौलिक अधिकार है कि वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए सारी फैसिलिटी मुहैया कराना राज्य की जिम्मेदारी है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन कहां से आता है? उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को क्या देते हैं? टैक्स के रूप में देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी सुविधाएं बेहतर ढंग से संचालित हो तो टैक्स जमा करना शुरू कीजिए। टैक्स में चोरी बिल्कुल मत कीजिए। अब यहां देखिए, जो लोग सरकार को टैक्स, धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। क्योंकि टैक्स आया है, कलेक्शन आया है, सामूहिक तौर पे आया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, हालांकि मिल नहीं पाती अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी, जिससे कौन? गरीब लोग भी क्या कर सकें? इलाज करा सकें। हालांकि देखिए वहीं एम्स सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का ही उदाहरण है, लेकिन वहां अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं बहुत कम कीमत पे। 10 रुपए का ओपीडी का कार्ड बनता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं वहां मिलता है। जब आप कहीं ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर आपको एम्स रिफर करता है और वहां चिकित्सकीय व्यवस्था उत्कृष्ट लेवल के डॉक्टर बैठे हुए हैं, वहां सेवाएं आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों, ध्यान समझिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ सर्विसेज का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। ये भी स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। किसके सहयोग से? लोगों के सहयोग से कौन करता है? सरकार करती है, सरकार को करनी होती है। अन्यथा यह असफल हो जाएगी। आप जानते हैं कोई भी सरकारी स्कीम सफल तभी होता है जब जन भागीदारी सही से होता है, अर्थात जनता का जब कोऑपरेशन मिलता है, सहयोग मिलता है, जनता उसमें सहयोग करती है, बढ़ चढ़ करके भाग लेती है, तभी जाकर के वो स्कीम या योजना सफल हो पाती है। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो डेंगू मच्छर का लार्वा होता है वो ठहरे हुए जल पे ही क्या करता है? सरवाइव करता है।
ठहरे हुए जल पे ही डेंगू मच्छर का लार्वा विकसित होने के अनुकूल दशाएं उसकी ठहरे हुए जल पे ही होती है। बहते हुए जल से कोई मतलब नहीं उसको। कूलर में पानी एकत्रित रहता है, घर की छतों पर पानी जमा रहता है, या कहीं चिड़ियों को आप पानी देते हैं किसी मटके में, किसी घड़े में, किसी पात्र में रखे रहते हैं, तो उसे चेंज करते रहिए। इन सभी पानियों को ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको क्या करना है, वहां से हटा देना है। और डेंगू जो मच्छर फैलता है, आपको पता है, डेंगू का लार्वा ऐसे ही पानियों में पनपता है, वो विकसित होता है। और डेंगू आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है। उससे बचने के लिए सरकार कितनी जागरूकता अभियान चलाती है, कितना लोगों को जागरूक करती है। दवा का छिड़काव, मच्छर मारने की दवाओं का छिड़काव, प्लस आपको जागरूक किया जाता है। कहा जाता है कि आप अपने कूलर से चेक किया जाता है, दिल्ली वगैरह शहरों में तो कूलर चेक किया जाता है, कि लोगों के घर में इंडिविजुअल कूलर खोल खोल के चेक किया जाता है। देखिए, हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हाकिम शेख क्या कर रहे थे? इनको तत्काल इलाज की जरूरत थी, सरकारी अस्पतालों का दरवाजा खटखटाए, लेकिन वहां यह कहकर इनको भेज दिया गया था कि अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है और आप अभी दूसरे जगह चले जाइए। और दूसरा तीसरे को बोलता था, तीसरा चौथे को बोलता था। और फाइनली हाकिम शेख को रिलीफ पाना था तो इनको निजी अस्पताल का शरण लेना पड़ा। उसमें इन्होंने क्या किया, जब इनको जानकारी हुआ कि मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ये तुरंत कोर्ट में चले गए। और कोर्ट ने फिर क्या निर्णय लिया, आइए हम देखते हैं। यहां हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना क्या है? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यह क्या है? सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। आगे बात समझो, किसका? सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। सरकार को क्या करना है? हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल, इससे आप भी सीख ले सकते हैं, मुकदमा वगैरह कर सकते हैं जब सरकारी अस्पताल इस तरह से लापरवाही करे तो। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता, ये शब्द ध्यान रखिएगा, यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उसे उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जो किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। अदालत ने अभी कहा, ध्यान देने वाली बात है, अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने क्या किया? हाकिम शेख का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने, ध्यान दीजिए, राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। क्या बात है! ये होता है अदालत, ये होता है कोर्ट।
कोर्ट का मकसद क्या है? यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, यदि आपके संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं आपको, यदि किसी भी तरीके से उसको किसी तरीके से किसी के द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी संस्था के द्वारा, चाहे राज्य के द्वारा, यदि उसका हनन किया जा रहा है या उसको छीना जा रहा है, यदि अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो अदालत क्या करती है? उन अधिकारों को दिलाती है, जैसा कि हाकिम शेख को कोर्ट ने न्याय दिया। अब देखिए निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। एक नजर इस पे डालते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है। आइए, यहाँ थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए क्या दुर्दशा है सरकारी अस्पतालों का। टॉयलेट का भी देख लीजिए, इतना स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा किया गया है, पिछले 4-5 सालों से खूब जोर शोर पे चला है ये अभियान, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल का टॉयलेट जाकर के देख लीजिए तो वहां पे जाने को मन नहीं करेगा। दुर्दशा दिखाई दे रहा है आपको। यह लिखा हुआ है, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। अभी बच्चा संक्रमण से तो मर जाएगा, इन्फेक्शन से। इतनी गंदगियां हैं। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए कि कौन कौन सी सुविधा वहां पर मिलती है और कौन कौन वहां पे सुविधा दे रहा है, उसकी क्या क्या डिग्री है। आइए अब हम देखते हैं, चर्चा करते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। देखिए हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर क्या करते हैं? अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। वो MD, MS, DM और MCH सरीखे विशेषज्ञता, कोई गुर्दा रोग विशेषज्ञ है, कोई हृदय रोग विशेषज्ञ है, कोई उदर रोग विशेषज्ञ है, कोई मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ है, कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ, अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम क्या करते हैं? दवाइयां खरीद सकते हैं। ऐसी दुकानें भी, उन अस्पतालों में भी, निजी अस्पतालों में दुकानें भी हैं जहां से हम क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर है, वहां से हम दवा भी ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, इनके नाम से ही ज्ञात होता है, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर, किस पर? निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। एक ध्यान रखिएगा, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व, मालिकाना हक अथवा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन इनके प्रशासन पे नियंत्रण होता है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं मनमाने सेवा लगेंगे देने। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, यानी कि इलाज के लिए यहाँ पे ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं, आज देखा जाए तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं, जिसे देखिए आप हॉस्पिटलिटी चलाने वाली चेन जुड़ गई है। अपोलो है, फोर्टिस है, मेदांता है,
बड़ी बड़ी कंपनियों के सहयोग से सब चल रही है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? यह ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवा और समानता है। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? कह रहा है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्या कह रहा है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं, क्या चीज, जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक सेवाएं बढ़ नहीं रही हैं। जस के तस वैसे ही है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। सही मायने में कहा जाए तो सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं कोई मरीज बैठा है तो वो मर जाएगा इलाज के अभाव में। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। कौन? निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अपेक्षाकृत मतलब सार्वजनिक सेवाओं की तुलना में निजी सेवाएं महंगी रहती हैं। दवाइयां महंगी होती हैं। सरकारी अस्पतालों में सस्ती दवाइयां मिलती हैं, जल्दी दवाइयां मिलती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के संकट में फंस जाते हैं, कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए, देखिए क्या कहा जा रहा है, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के चक्कर में, यानी कि अधिक कमाने के लिए, ज्यादा पैसा हम कमा लें, प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर को पता होता है कि ये उस मरीज का लक्षण क्या है, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड लिख देता है, उसको कमीशन मिलते हैं। उसको पता है कि केवल 2 ही दवा देने से इसका फीवर ठीक हो सकता है और ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 4-5 किस्म को और भी दवाएं लिख देता है, भले वो मल्टीविटामिन ही हो, क्योंकि दवा कंपनियों के द्वारा उसे कमीशन मिलता है। इस एवज में क्या करता है, वो ढेर सारा सिरप लिख देगा, ताकत की दवाइयाँ लिख देगा, मल्टीविटामिन लिख देगा और इस एवज में कमीशन उसका बनने लगता है, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, देखिए जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की क्या करते हैं, सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। एम्स में जाइए आप, मैं खुद अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। मुझे स्किन संबंधी प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पे बड़े बड़े गांठनुमा फोड़ा निकलता था, बहुत दर्द होता था। मैं एम्स में गया और उन लोगों ने सबसे पहले जांच किया, लैब में सैंपल लेके गए, वो जांच हुआ, जांच में पता चला कि इन्फेक्शन है एक तरह का। उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए केवल 1 टैबलेट हमको खाना होता था सुबह, बस नाश्ते के बाद 1 टैबलेट खाना होता था, और उन लोगों ने मुझे 7 टैबलेट दिया था, 7 टैबलेट, और 35 रुपये का मात्र दवा था, और 35 रुपये में हम ठीक हो गए थे। 35, 10 रुपये ओपीडी कार्ड का लगा था, 45 रुपये में हम ठीक हो गए थे। तो ये होता है, और यदि आप किसी भी निजी अस्पताल में चले गए होते, यदि मैं ही चला गया होता तो ढेर सारा लंबा चौड़ा बिल बन गया होता, केवल दवा पे और जांच पे। आइए अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे कहा गया है कि आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए कि वहां कौन से लोग उसको चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और वहां पे किस तरह की सुविधाएं आपको दी जा रही है, इसके बारे में पता लगाने के बारे में कह रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। ध्यान रखिए कितना बढ़िया बात कहा गया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता, आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता है, मोरल कोड जिसको बोलते हैं, जहां तक संभव है प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, जेनेरिक नाम। लेकिन ये लोग कहाँ लिखते हैं? और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। यहां कहा गया है साथियों, आप देखिए मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाओं को मरीज तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम, इसका स्लोगन है ये आप देख रहे हैं। जन औषधि मेडिकल स्टोर इज अ चेन ऑफ मेडिकल स्टोर्स इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to offer quality generic medicines at much lower prices. As a consumer, you want branded medicine at higher prices or same generic medicines at lesser prices. यहाँ पे साथियों जेनेरिक औषधियों से लेकर के करंट में चूंकि मुद्दा उठता रहता है, इस तरह की बातें आती रहती हैं, और सत्यमेव जयते में कार्यक्रम भी इस पे दिखाया गया है। और एक IAS अफसर होते हैं वो राजस्थान में, वो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका मेडिकल साइंस सब्जेक्ट रहता है कि वो पेशे पर डॉक्टर होते हैं, फिर सिविल सेवा क्वालिफाई करते हैं और कलेक्टर बनते हैं और अपने जिले में जेनेरिक दवा का जबरदस्त प्रयोग करते हैं, उससे वहाँ के लोगों को खूब फायदा मिलता है, वो एक तरह से केस स्टडी बन जाता है। सत्यमेव जयते में आमिर खान के द्वारा उन IAS अफसर को बुलाया जाता है, वहाँ पे और सम्मानित भी किया गया। उनके उस कार्य को पूरा देश देखता है, आप भी मौका मिले तो उसको जरूर देखिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया कि स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है? एक ही चीज है, जेनेरिक दवाओं के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर एक्सप्लोर किया जाए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए। जैसे एम्स में सुविधाएं दिया जाता है, उसी तरह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिला अस्पतालों पर उस तरह की व्यवस्था किया जाए तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सेवा और अधिक किफायती हो जाएगा और लोग निजी अस्पतालों में जाने से फिर बचेंगे, नहीं जाएंगे लोग, तो स्वास्थ्य अपने आप में किफायती हो जाएगा। अब देखिए तथ्य यह है, यहाँ कह रहा है कि तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। आंकड़ा देखिए, जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, ठीक ठाक मानते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदा कदा उनको कर्ज का सामना करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति क्या कर देते हैं, बेचते हैं। इस तरह की सर्वे वास्तव में होना बहुत जरूरी है ताकि वस्तु स्थिति पता चलता रहे, वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी होता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में, ध्यान दीजिएगा, गरीब लोगों के लिए, किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। कहां? परिवार में। हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है।
गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो भरपेट इन्हें भोजन नहीं मिलता है। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का शुद्ध पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह यानी सुविधाजनक घर हो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता हो, स्वच्छ हवा घर में एंट्री लेता हो, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, गंदी बस्तियों में रहते हैं और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना क्या होती है, अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से, जब बीमार हो जाते हैं तो बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और खराब हो जाती है, तो गरीब इससे और भी गरीब हो जाता है। कभी कभी ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। अब देखिए क्या कह रहा है, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। जैसे यहाँ देखिए कुछ फिगर बना करके दिया हुआ है। ये देखिए, ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवा खाना बन के आती है। मोबाइल हेल्थ फैसिलिटी इसको बोलते हैं। चलता फिरता वैन है और उसमें दवाइयाँ हैं और साथ में डॉक्टर हैं, घूम घूम के ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ देखिए एक ये पुरुष है, ये उसकी पत्नी है और ये प्रेग्नेंट है। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। पैदल कई किलोमीटर चल रही है और ट्रीटमेंट के लिए भटक रही है। ये दिखा रहा है कि दयनीय स्थिति है स्वास्थ्य की। अब देखिए, अब इसमें दिया गया है कि क्या किया जा सकता है, इसके लिए किया क्या जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों, जो गरीब है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, उनको क्या करें, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, क्वालिटेटिव हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर है। अर्थात लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। एक क्या पक्ष है कि आधारभूत सुविधाएं उनको मुहैया कराया जाना चाहिए, जीवन जीने के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं, ताकि उधर से वो न्यूट्रिशन को मेंटेन करें, रहने के लिए योग्य आवास उनको चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, प्रदूषण रहित हवा चाहिए, प्रदूषण रहित हवा चाहिए, और पेयजल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, भरपेट भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, तथा साथ में दूसरा पक्ष क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए, आइए देखते हैं। यहां ध्यान देना है। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या कहता है? सतत विकास लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली आप जानते हैं, गोल 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आगे बात समझ में? ये सतत विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य है। अब हम देखते हैं ऐसा कैसे संभव हो पाएगा। इसको उदाहरण के तौर पे हम देखें।
देखिए केरल का अनुभव कितना बढ़िया बताया गया है। केरल का क्या अनुभव है, अब ये केस स्टडी आपके लिए हो सकता है। केरल का अनुभव, केरल के अनुभव से हम इसको सीख सकते हैं। केरल के अनुभव से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने में सुधार ला सकते हैं। केरल का अनुभव देखते हैं। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% क्या कर दिया गया, पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। देखिए पंचायतों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे अदा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया है। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये पंचायतों का कमाल है, ध्यान रखिएगा, संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। क्या किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से क्या हुआ, स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही। आगे समझ, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना इत्यादि, ये सब समस्याएं अभी भी बनी हुई थी। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए क्या करना है, लॉग ऑन करें। अच्छा, ये केरल गवर्नमेंट का साइट है, इस साइट को लॉग ऑन करने के लिए कह रहा है। अब आइए, यहाँ पे बताया गया है, एक और एग्जाम्पल बताया गया है। यहाँ देखिए, ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। ये देखिए केरल राज्य है, गुलाबी रंग से दिखाया गया। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर भारत का नक्शा दिया गया। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाइए। आइए हम देखते हैं उसको। अब देखिए कह रहा है, आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को, उनकी कार्य पद्धति को हम जानें। ये कौन सा देश है, कोस्टारिका। कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस, ध्यान रखिएगा। कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कोस्टारिका को क्या माना जाता है, कोस्टारिका को सेंट्रल अमेरिका का, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, ध्यान रखिए। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में भी है। इसका मतलब संविधान में कुछ ऐसी बात लिखी गई है जिसकी वजह से कोस्टारिका सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या डिसीजन लिया गया कि देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर जो व्यय किए जाने वाले धन है, उस धन को क्या किया जाएगा, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए, ध्यान से देखिएगा, कोस्टारिका की सरकार क्या मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार, देखेंगे यहाँ पे, कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास।
स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, हेल्थ एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ शिक्षा का एक जरूरी भाग है। साथियों, सभी को न्यूट्रिशन के बारे में कंपल्सरी, से हिंदी विषय को हम कंपल्सरी पढ़ते हैं, उसी तरह से हेल्थ एजुकेशन को कंपल्सरी कर देना चाहिए, कक्षा 12 तक कंपल्सरी सबको पढ़ने के लिए, जिससे व्यक्ति कम से कम स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर जागरूक हो जाए और उसके पास बेसिक जानकारी हो कि हमारा खाना कब पचता है, कैसे खाना है, क्या करना है। आइए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बता रहा है कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये डीपीएसपी में कहा गया है। किसमें कहा गया है? डीपीएसपी में कहा गया है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने के लिए। इसी चीज को आगे बात में शायद अनुच्छेद 47 है क्या? अनुच्छेद 47 में इस बात को कहा गया है, आर्टिकल 47, आई होप सो दैट आगे बात समझ में। और अनुच्छेद 47 इसी में शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात किया गया है। आइए, और उसी का सहारा लेकर के आपके बिहार राज्य में सरकार ने क्या किया, शराबबंदी को वहां पे लागू कर पाया है। आइए देखिए, यहाँ पे दिया है गोल 6। अब देखिए, अभी हमने गोल 3 देखा था, अब ये गोल 6। गोल 6 का संबंध किसे? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल और एंड सैनिटेशन और सफाई। ध्यान रखिएगा। अभ्यास के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, कर भी सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। दूसरा है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, नीचे दिए गए तालिका को भरते हुए इसकी तुलना कीजिए। निजी सुविधा में सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता, सार्वजनिक में क्या सामर्थ्य है, क्या उपलब्धता है, क्या गुणवत्ता है, इसको लिखना है। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए शर्तों को स्पष्ट कीजिए। जल और स्वच्छता वहां पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ शब्द संकलन, इन शब्दों का सही मायने में अर्थ क्या होता है, एक नजर थोड़ा सा हम इस पे भी डाल देते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इनमें स्कूल है, अस्पताल है, टेलीफोन सेवाएं हैं इत्यादि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं उनकी पब्लिक डिमांड कर सकती है, और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर हम सवाल भी उठा सकते हैं। निजी किसे कहते हैं? वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? निजी कहा जाता है। चिकित्सा पर्यटक क्या होता है? ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं। पर्पज क्या होता है? मकसद क्या होता है? ट्रीटमेंट करना, इलाज कराना। आगे समझ, जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इमरान खान भारत में ट्रीटमेंट कराने आते हैं, और वसीम अकरम वो भी भारत में ट्रीटमेंट कराने आते हैं। बांग्लादेश के तमाम, श्रीलंका के तमाम नेता, राजनेता वगैरह लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं। अब आता है संचारणीय बीमारियां, जो एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियां हैं। ये भी बीमारियां हैं
जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती है, जैसे पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं? संचारणीय बीमारियां। अब आता है ओपीडी। ओपीडी, आप अस्पताल में जाते हैं, सबसे पहले गेट पे वही लिखा रहता है ओपीडी, कक्ष। देखिए ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में क्या किया जाता है? भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर इनको क्या करता है? अच्छे से देखता है। नैतिक आचार क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत क्या कहलाते हैं? नैतिक आचार कहलाते हैं या मोरल कंडक्ट कहलाते हैं। जेनरिक नाम दवाइयों के रासायनिक नाम है। जेनरिक नाम क्या है? दवाइयों के रासायनिक नाम है। वे दवाइयों प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है। एस्पिरिन दर्द निवारक दवा है। इस तरह से साथियों हमने क्या देखा कि किस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या फर्क होता है। वह कौन सा व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहा है, वो कौन है जो निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहा है। किस तरीके से सरकार ने क्या किया, केरल गवर्नमेंट ने और कोस्टारिका की सरकार ने किस तरह का इनिशिएटिव किया है ताकि वहाँ पे वो अपने नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर कर पाए हैं। निश्चित तौर पे इस तरह का कदम भारत सरकार को भी उठाना चाहिए और अन्य भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं, अन्य सभी राज्य सरकारों को इस तरह से कदम उठाना चाहिए ताकि स्वस्थ समाज हो सके। और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा और स्वस्थ राष्ट्र ही देश को आगे ले जाएगा, विकास के शिखर पे ले जाएगा। आगे बात समझ में ये था साथियों आज का लेक्चर। आज बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।